नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में 283.19 करोड़ रुपए की लागत की 17 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, जल्द ही हिमाचल के 19 लाख उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी तक मौसम खराब, मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। नशा छोड़ने वाली दवाइयों का बिलासपुर में किया जा रहा गलत इस्तेमाल। बिलासपुर में अभी तक हो चुकी है नशे की ओवरडोज से 4 मौतें। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। यह 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन राज्य के मरीजों को नवीनतम निदान सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर नगरोटा बगवा के विधायक अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस सिटी स्कैन मशीन के स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान महाविद्यालय में 5 नए विभाग स्थापित किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से चिकित्सा महाविद्यालय में मल्टी स्टोर पार्किंग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य ने लोगों को उनके घर द्वार के समीप विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक समय में सिर्फ 50 वेंटिलेटर थे, जबकि आज टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में 165 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान महाविद्यालय को विभिन्न कार्यों और मशीनरी के लिए 165 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय को शीघ्र ही डिजिटल एक्सरे और डिजिटल मैमोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, सराय भवन, ट्रामा सेंटर, नर्सिंग भवन, छात्राओं के लिए छात्रावास, MCH भवन और फैकल्टी ब्लॉक के कार्य में तेजी लाकर शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने पैदल पुल और स्थानीय मार्ग के लिए 20-20 लाख रुपए की भी घोषणा की। टांडा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में IGMC शिमला के पश्चात दूसरा एक संस्थान है जो बहुत बड़े स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इस कॉलेज से आज तक बहुत सारी संख्या में डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज की टीम जो पास करने के पश्चात अपनी सेवाएं दे रही है, वो हिमाचल प्रदेश के मात्र कुछ इलाके में नहीं, हमने देखा कि दूर दराज के इलाके में कोने कोने में हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह सकते हैं, छोटा प्रदेश होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज है। एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में है। और इससे आगे बढ़कर के हम देखें तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बिलासपुर में काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी OPD की फंक्शनिंग शुरू हो गई है और आने वाले जून के महीने में संभवतः उसका विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात उसको प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि हम बहुत सारे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और खास तौर से जिस तरह का संकट आज ये पूरा विश्व झेल रहा है,
देश झेल रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में भी उसका सामना कर रहे हैं। कोविड के इस दौर में बहुत सारी चीजें जो हिमाचल प्रदेश में हमने बेहतर करने की कोशिश की है, वो शायद संभव नहीं हो पाती अगर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी अगर अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवाएं देने के लिए अगर आगे नहीं आए होते। इसलिए सबसे पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स के अलावा सभी जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स अगर मैं एक शब्द में कहूं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत करके बहुत बड़ा हौसला दिया इस संकट के क्षण में, और अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके दूसरे के जीवन को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण किया। धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस रोपवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये रोपवे 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और 2 स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिटैचेबल गोडोलस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद्वाला, धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया, वूलफेड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप, उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पहले नया वर्ष शुरू हुआ है। नए वर्ष आप सबके लिए भी मंगलमय हो। आज धर्मशाला में आप सबके बीच में आना हुआ है। बहुत बड़ी दुविधा थी। धर्मशाला आकर के एक कार्यक्रम हमने निर्धारित किया था। वो धर्मशाला के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, वो पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक रोपवे जिसका काम हमने 2018 जनवरी में शुरू किया था और लक्ष्य तो हमारा था कि जल्दी ये पूरा हो जाए, लेकिन बीच में ये कोविड का एक संकट जिस प्रकार से आया, जो मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने कहा, कार्य प्रभावित हुआ, विलंब हुआ। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस काम को पूरा करने के लिए जो एक जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा हमने करने के लिए हमेशा कहा और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस कार्य को हमने बंद नहीं होने दिया, रुकने नहीं दिया। परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई थी बीच कि काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो कंपनी के लोग इस बीच में 2 बार उनसे आग्रह किया आने के लिए, मिलने के लिए, और प्रदेश सरकार की ओर से उनको पूरा सहयोग देने के लिए कहा मैंने, लेकिन एक काम पूरा कर लिया और आखिरकार वो आगे बढ़े और मैं टाटा ग्रुप का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा। हमारी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और काम को पूरा करने के लिए जो आग्रह किया उसके मुताबिक उन्होंने फिर से
तेजी लाई काम में और आज ये काम पूरा होकर के विधिवत इसका उद्घाटन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी शुरुआत है और आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष के हरियाणा में सरकार बनाने के दावों को खोखला करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी की तुलना शेर से की। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि शेर अकेला चलता है, झुंड में चलने की आदत तो भेड़ की होती है। शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए अनिल विज ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जनता की पहली पसंद है। लोग चाहे जो मर्जी बोल रहे हों, विपक्षी नेता चाहे जो कुछ कह रहे हों, पर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज हिंदुस्तान का हर आदमी नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं को भड़काकर लोगों के मत हासिल किए जाते थे। कभी कह दिया गरीबी मिटाएंगे, गरीबी तो आज तक नहीं मिटी, पर 2-3 इलेक्शन जीत लिए उस नारे के सिर के ऊपर। फिर कह दिया कि इसकी मां मर गई, वोट दे दो, लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस भावनात्मक राजनीति से लोगों का रुख मोड़ते हुए विकास की तरफ इसको किया है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, आज हर व्यक्ति विकास चाहता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश भी बाकी देशों की तरह आगे बढ़े और चमके, और वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान की साख जो सारे विश्व में बनी है, वो आज से पहले कभी नहीं थी। बीजेपी बिल्कुल तैयारी हो रही है, सारा टिकटें वितरण हो रहा है और बीजेपी अपनी घोषणाएं भी करेगी। तो जंगल में भेड़ें झुंड बनाकर चलती हैं, शेर अकेला दौड़ता है। भारतीय जनता पार्टी शेर है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है, जरूरत दूसरी पार्टी को। गलत घटना हुई, प्रधानमंत्री जी के दौरे को साजिश करके, आपराधिक साजिश करके रोकना और लोगों को रास्ते पे लाना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और प्रदेश के डिपो में कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने अब ओटीपी के माध्यम से डिपो में राशन आवंटित करने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सभी डिपो को NIC के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है और इसका 80% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। ऐसे में राशन देने से पहले डिपो होल्डर OTP पूछेंगे, जो कि राशन कार्ड होल्डर के मोबाइल फोन पर आएगा। इससे मशीन पर अंगूठा स्कैन करने की जरूरत नहीं रहेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो और गोदामों में जो वर्कर 20 साल से कार्यरत है, उन्हें वर्कर के रूप में
पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वहीं डिपोओं में जल्द बायोमेट्रिक के साथ अब मोबाइल पर आधार कार्ड लिंक किया जाएगा, जिसके बाद OTP आने पर ही राशन वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों तक स्कीम पहुंचाने का कार्य लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बढ़े खाद्य तेल के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे। लोगों ने इसका विरोध भी जताया था। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बढ़ते दामों पर हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल को बाहर से खरीदा जाता है जो मार्केट पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार डिपोओं में लोगों को राहत देने के लिए मार्केट से 30 से 40% कम दाम पर राशन दे रही है। सबसे उसमें जो अहम बात है वो हमारे जो डिपोज के अंदर, गोदामों के अंदर हमारे हेल्पर्स हैं जो कई वर्षों से हेल्पर के ही पद पर काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से। उनको पदोन्नति का कोई अवसर नहीं था। तो ऐसे सभी हमारे इन कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से मांग आ रही थी कि हमको हमारी सेवाओं में जो है वो छूट देकर, जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें छूट देकर जो है हमको कम से कम क्लर्क के पद पर जो है वो डेजिग्नेट किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के अवसर पर हम केवल हेल्पर ही ना रिटायर हों इतने वर्षों बाद, ये उनकी मांग थी। तो उस बात को भी आज BOD में रखा गया और उसमें निर्णय लिया गया कि जिनकी 20 साल तक की सर्विस हो गई है उनको क्लर्क के पद पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। और इस मामले को जो है हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आज बोर्ड से रेफर कर दिया। जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी अनुमति आएगी तो ऐसे सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इन बैठकों को महज औपचारिकता बताया था। ऐसे में सत्ता पक्ष दल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चली है, इसलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता इन बैठकों में भाग लेकर सरकार को अपने सुझाव दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक प्राथमिकता बैठक को औपचारिकता बताना समझ से परे है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चली है, इसलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इन बैठकों में भाग लेकर सरकार के समक्ष अपने सुझाव रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे औपचारिकता बताना समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की होड़ लगी है, जिससे बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के सरकार के कोरोना फैलाने वाले बयान पर कहा कि ये वैश्विक महामारी है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी कोरोना फैल रहा है, इसलिए ऐसी बयानबाजी से वे केवल हंसी के पात्र बन रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी का ये बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अधिकतर विधायक उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अपनी विधायक प्राथमिकताएं बता रहे हैं और सरकार को बजट के लिए अनेक सुझाव दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विधायक दल के नेता इन बैठकों को औपचारिकता कहे तो बात समझ से परे है। ये विरोधाभासी बयान उनकी जो बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह से नेतृत्व की जंग कांग्रेस पार्टी में चली है, उसकी बौखलाहट का परिणाम है कि बयान देने की होड़ है। बयान का मतलब क्या है, उसका संदेश क्या जाता है, इसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है। शिमला जिला में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिपन अस्पताल के कोरोना जांच सेंटरों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। एहतियात के तौर पर अस्पताल आने वाले सभी मरीजों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के MS डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि जिन मरीजों में लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें फ्लू OPD में
टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद संक्रमित होने वाले मरीज होम आइसोलेशन के बाद रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र ने लोगों से संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की है। कोविड को लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए प्रशासन अब यहां पर आने वाले हर मरीज की थर्मल स्कैनिंग करवा रहा है। इस दौरान जो संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उन्हें फ्लू ओपीडी में टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। यहां पर यदि कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो उसे तुरंत होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे आईजीएमसी भेजा जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई को पहले ही प्रशासन ने सभी वार्डों से जोड़ दिया है। ऐसे में यदि मरीजों की हालत खराब होती है और अस्पताल में ज्यादा मरीजों को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी मरीजों को एडमिट किया जा सकेगा। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने एसपी शिमला से बात की है और 4 कांस्टेबल की मांग की है जो अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में मदद करेंगे और लोगों को कोरोना नियमों का भी पालन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक मरीज भले ही आ रहे हैं मगर जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना से दिक्कत हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहने और बिना कारण घरों से बाहर ना निकलें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। जो भी हमें लगता है कि दिक्कत है उसको फ्लू ओपीडी में भेज देते हैं। वहाँ पे उसका वहाँ से टेस्ट करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा देते हैं, उसके बाद उसको ओपीडी में भेज देते हैं। और अगर पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन अभी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर SpO2 फॉल करता है किसी का तो उसके लिए हमने 3rd फ्लोर भी खाली करवा दिया और साथ में व्यवस्था हमारी ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ की ठीक है। तो अगर सिम्टोमेटिक बहुत ज़्यादा है और SpO2 बहुत फॉल कर रहा है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को आईजीएमसी के लिए रेफर करेंगे। देश की पहली मजदूरों, किसानों व खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूरे होने पर श्रमिक और किसान संगठनों ने हिमाचल प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला। राजधानी शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर CITU ने धरना प्रदर्शन किया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व डाली गई मजदूर किसान संयुक्त आंदोलन की नींव को वर्तमान समय में और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कहा कि मजदूरों के खिलाफ लाए गए 4 लेबर कोड और किसानों के खिलाफ लाई जा रही नीतियां इसका प्रमुख उदाहरण है। सीटू अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू और हिमाचल किसान सभा ने देश की पहली मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आयोजित हुए प्रदर्शनों और सेमिनारों में इस आंदोलन के 10 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शासक वर्ग की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन और ज्यादा मजबूत करने की शपथ ली गई। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्तमान दौर में आज से 40 वर्ष पूर्व डाली गई मजदूर किसान संयुक्त आंदोलन की नींव को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समाज में उत्पादन करने वाली शक्तियां मजदूरों व किसानों पर हमले पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के खिलाफ लाए गए 4 लेबर कोड व किसानों के खिलाफ लाई जा रही नीतियां इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया। कोरोना काल में लाए गए मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, किसान विरोधी 3 कृषि कानून, हालांकि किसान आंदोलन के दबाव में ये कानून निरस्त करने पड़े। बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, नई शिक्षा नीति, भारी बेरोजगारी, महिलाओं और दलितों पर बढ़ती हिंसा इसके प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यटन व ट्रांसपोर्ट कारोबार को बर्बादी से बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने कुछ नहीं किया। इस उद्योग की बर्बादी से प्रदेश में हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूर मनरेगा व निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं, इसलिए मनरेगा में हर हाल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा घोषित 300 रुपए न्यूनतम दैनिक वेतन लागू किया जाए। आज से ठीक 40 साल पहले सन 1982 में पहली बार जो देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने संयुक्त मंच से हड़ताल का आह्वान किया था, जिस हड़ताल में किसान संगठन और खेत मजदूरों के संगठन भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर ये पहला अनुभव था देश के अंदर कि जब मजदूर, किसान और खेत मजदूर जो है मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और खेत मजदूरों के लिए जो नीतियां बननी चाहिए, जो सरकार की जो जनविरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ। और उस वक्त में जो एक भीषण अत्याचार जो प्रदर्शनकर्ताओं पर हुआ, जिसमें 10 लोग जो शहीद हो गए थे तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, दूसरी जगहों पर जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जो मारे गए, तो उसके 40 साल जो है आज पूर्ण हुए हैं। और इसी एवज में जो है हम पूरे देश के अंदर आज इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का वक्त में ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है सामूहिक एकता मजदूरों, किसानों और खेतिहर मजदूरों की, क्योंकि जिस तरीके से हमले पिछले कुछ समय में बढ़े हैं, जो मेहनत कश आवाम हैं, क्योंकि जो इस देश के अंदर उत्पादन करने वाली जो शक्तियां हैं मजदूर और किसान, उनके ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं। जो आपने देखा कि 4 लेबर कोड जिस तरीके से बनाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, जिसमें जो है नियमित रोजगार के बजाय फिक्स टर्म का रोजगार हो जाएगा, जिसमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी, जिसमें अगर हड़ताल कोई मजदूर करता है तो उस पर जुर्माना है, जेल का प्रावधान है, मुकदमे का प्रावधान है, कड़ी सजाओं का प्रावधान है। एक तरफ हमला ये था, दूसरी तरफ हमला आपने देखा जो ऐतिहासिक एक घटनाक्रम देश के अंदर हुआ, जो किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लाए थे और जो बिजली विधेयक 2020 लाया था। हालांकि वो कृषि कानून जो सरकार को बाद में किसान आंदोलन के दबाव में निरस्त करने पड़े, लेकिन आज भी वो हमला किसी न किसी रूप में जारी है। आज भी किसानों की जो मांग है कि उनको लाभकारी मूल्य दिया जाए, स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें उनको लागू किया जाए, आज भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसल और जो फलों का है वो आज किसानों को नहीं मिल रहा है। इस तरीके के जो घटनाक्रम आए दिन आप देख रहे हैं आज वर्तमान दौर में, और जिस तरीके का आज एक और वातावरण आप देख रहे हैं कि जहां एक और मजदूरों और किसानों की जो मांगे हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, दूसरी ओर जो पूरा सार्वजनिक क्षेत्र है उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो सीधे रूप में एक मिली भगत है। लगातार जो रिपोर्टें आ रही हैं वो आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर अमीरों की धन दौलत संपदा बढ़ रही है, मजदूर किसान की जिंदगी बुरी हो रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की शिमला शहरी इकाई ने जिला प्रशासन से राजधानी शिमला की पुस्तकालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की मांग की है। इस संदर्भ में DYFI ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कंवल को ज्ञापन भी सौंपा। जनवादी नौजवान सभा का कहना है कि आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, ऐसे में पुस्तकालयों को बंद करना तर्कसंगत नहीं है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की शहरी इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कंवल से मिला और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मीडिया से मुखातिब होते हुए DYFI के शिमला शहरी सचिव अमित कुमार ने कहा कि वे राजधानी शिमला के पुस्तकालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की मांग को लेकर जिला दंडाधिकारी से मिले। उन्होंने कहा कि बेहद सी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा आगामी समय में आयोजित होने वाली है, जिसे देखते हुए पुस्तकालयों को बंद करना सही नहीं है। इस मौके पर उन्होंने पुस्तकालयों को 50% क्षमता पर खोलने की मांग की। यहाँ पर जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से रखी है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ साथ जितने भी जिला शिमला के अंदर पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों को 50% क्षमता के साथ जो है वो खोला जाए, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते वैसे ही युवाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी परीक्षाएं अभी सिर पर है। नीट की परीक्षा की बात की जाए, जेई की परीक्षा करें, JOIT है, क्लर्क है, अनेक परीक्षार्थी जो है अपनी परीक्षा की तैयारियां इस लाइब्रेरी के अंदर करते हैं और इस लाइब्रेरी को जो है बंद किया गया है, जिस कारण लोगों को, युवाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से मांग रखी है कि इस जो पुस्तकालय जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, इस पुस्तकालय को जो है 50% क्षमता के साथ खोला जाना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी कोचिंग संस्थान जो है जहां से तैयारी करने के लिए छात्र जो है वो पहुंचते हैं, युवा जो पहुंचते हैं, उनको भी जो है 50% क्षमता के साथ खोला जाना चाहिए। जिला अस्पताल बिलासपुर में तैनात मनोचिकित्सक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कई खुलासे किए हैं। डॉक्टर महेंद्र ने सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई है कि बिलासपुर जिला में
अधिकतर युवा नशा छोड़ने की दवाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओपीडी में अभी प्रतिमाह 150 से अधिक चिट्टे का सेवन कर रहे युवा पहुंच रहे हैं। बताया कि कोरोना के चलते उनको यह नशा मिल पाना मुश्किल हो रहा है, तो वह चिट्टे का विकल्प नशा छोड़ने की दवाइयों में ले रहे हैं। ऐसे में इस गंभीर समस्या को देखते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर महेंद्र ने नशे का सेवन करने वाले युवाओं को अस्पताल में अपने परिजनों संग आने का आदेश जारी किया है। अगर कोई युवा अकेला ही अपनी जांच करवाने के लिए आता है तो उसका इलाज नहीं किया जाएगा। 3 माह के भीतर बिलासपुर जिला में 4 मौतें नशे के ओवरडोज से हुई हैं, क्योंकि ये युवा चिट्टे के सेवन के लिए चिट्टे को छोड़ने की दवाइयों का भी सेवन करते रहे, जिसका उल्टा असर होने की वजह से उनकी मौत हो गई। मनोचिकित्सक महेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड के शुरुआती चरण में चिट्टे का सेवन करने वाले मरीज ओपीडी में काफी संख्या में पहुंच रहे थे, क्योंकि उस समय सब कुछ बंद होने के चलते नशा न मिलने से युवा परेशान हो गए, जिसके चलते वे इस नशे से दूर रहने की ओर अग्रसर हो रहे थे और मनोचिकित्सक का सहारा लेने लगे थे। लेकिन जब सब ठीक हुआ तो उन्हें ये नशा आसानी से मिलने लगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर जिला में स्थिति बेहद गंभीर है। मनोचिकित्सक महेंद्र सिंह ने बिलासपुर जिला के परिजनों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, साथ ही ध्यान रखें कि आपका बच्चा कहीं पेंटाडॉल या टामाडॉल दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दवाइयां मेडिकल स्टोर में भी बिना चिकित्सक की अनुमति से नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि ये दवाइयां अधिकतर युवा नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। हमारे पास पिछले 6 महीने में जो हमारे पास मरीज आते हैं चिट्टा छोड़ने के लिए, उसमें से पिछले 6 महीने में कोई 4 डेथ हो चुकी है। उसमें डेथ का कारण नशा भी है, दवाई का ओवरडोज भी है और जो इन्फेक्शन हो रहा है नशे से वो भी हो गया। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि अब बिना अभिभावकों को किसी को भी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। जिसने भी नशा छोड़ना हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ आएगा, ताकि हम उनको एडवाइस कर सकें कि आप कैसे कैसे छोड़ सकते हैं। और जो दवाई है इसको आप नशे छोड़ने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि इसका मिसयूज़ नहीं हो नशा करने। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शिमला में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि समारोह में आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को दर्शाती और प्रदेश में विकास की गति को प्रदर्शित करती झांकियां भी समारोह का आकर्षण होगी। उपायुक्त ने बताया कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला मंडी, कुल्लू, शिमला और जिला कांगड़े के सांस्कृतिक दल अपनी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, जबकि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों द्वारा पंजाब व हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परेड की रिहर्सल 21 जनवरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल 25 जनवरी से शुरू होगी। राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद मुख्य सड़क मार्गों से बर्फ हटाकर समय रहते इन सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन जिले के कुछ एक संपर्क मार्गों पर अभी भी बर्फ की सफेद चादर बिछी है, जिस वजह से इन संपर्क मार्गों से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मशोबरा भिकल्टी रोड पर बर्फ अब कांच बन चुकी है। ऐसे में इस मार्ग पर पैदल चलना और गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क से बर्फ हटाने की मांग की है। राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले मशोबरा भिकल्टी रोड पर बर्फबारी के बाद से बर्फ जमी हुई है, जिस कारण यहां कार चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी मुख्य मार्गों से बर्फ हटाने की बात कही जा रही थी। साथ ही कोहरे को देखते हुए सड़कों पर रेत और मिट्टी बिछाने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन इस मार्ग के हालात देखकर ये दावे खोखले ही नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने बताया कि यहाँ बर्फ अधिक होने के कारण उन्हें पैदल चलने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे बर्फ में फिसलने के कारण कई बार गिर भी चुके हैं। बर्फ बहुत है इस रोड पे, हम 2 बार गिरे भी हैं। तो इस पे मिट्टी वगैरह नहीं बिछाई? नहीं, कुछ नहीं बिछाई है सर, ना इसको साफ करा सर किसी ने। सरकार ने मशीन हटानी चाहिए, मशीन से रोड साफ करनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं हो जैसे जाने आने में। हम बजाज सर्विस से हैं, वैसे हम ठीक करने जा रहे थे ठियोग में। इस विषय पर जब शिमला ग्रामीण के उपमंडलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बर्फ को हटाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या को हल कर दिया जाएगा। मेरे ध्यान में आया था पिछले कल ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही, जो मशोबरा से बेकल्टी को हमारा रोड जाता है कि उसमें अभी भी स्लिपरी कंडीशन बनी हुई है।
तो पिछले कल ही मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्री गुप्ता जी, उनसे बात हो गई थी और उनको कहा था कि पर्सनली उसको देख के आए। तो आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आज फिर से दोबारा एक बार वेरीफाई करेंगे, अगर कंडीशंस वैसी ही एग्जिस्ट करती हैं तो इसको रिस्टोर करवाया जाएगा प्रॉपरली, ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। क्योंकि सर आने वाले टाइम में अभी भी जो है बर्फबारी का दौर हो सकता है, तो किस तरह से विभाग तैयार है उस रोड को खोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्रामीण एरिया है वो भी उस इलाके के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये जो हमारा बिखल्टी वाला रोड है, ये हालांकि ये काफ़ी पोर्शन शेडी पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्लिट जम जाता है, तो उस वजह से भी उस पर स्लिपरी कंडीशंस काफ़ी रहती है। लेकिन इस रोड का एक प्लस पॉइंट ये कि इसका ग्रेडियंट बहुत अच्छा है, और जिस वजह से अगर इस रोड को क्लियर किया जाता है तो किसी प्रकार के मिसहैप होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस पे हमारा पूरा रहेगा, फोकस रहेगा, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर है। जो ऊपर वाला रोड है हमारा मेन रोड है, नेशनल हाईवे के पास है, तो ये रोड हो गया। एक हमारा ऊपर जो अपना कुफरी से जो है चीनी बंगला होते हुए आगे जाता है रोड, इन दोनों रोड के ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि काफ़ी शेडी एरिया भी है और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है। तो इन दोनों जगह पे हम पर्सनली भी मॉनिटर कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी के दोनों जगह पे अलग अलग एसडीओ साहिबान हैं, उनको भी कहा है कि पर्सनली मॉनिटर करें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर काफ़ी समय तक जो है ये रोड बंद रहता है, तो उसके लिए कहीं एम्बुलेंस की सुविधा भी वहाँ पे दी गई है, क्योंकि वहाँ से आना बहुत मुश्किल है अगर कोई बीमार हो जाता है इस सिचुएशन में। हाँ, नहीं, कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी हो सके उसको रिस्टोर किया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं कि जब स्नोफॉल हो रहा होता है और वेदर ख़राब होता है, ऐसे टाइम पे उसको रिस्टोर करके कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे से फिर बर्फ़ पड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वेदर ठीक होता है, हमारी कोशिश रहती है कि एट द अर्लीस्ट उसको ओपन कर दिया जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि जब ओपन हो गया है तो प्रॉपरली हो, ताकि किसी प्रकार का कोई स्लिपरी कंडीशंस ना हो, स्किड ना करे व्हीकल और कोई एक्सीडेंट ना हो। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। गुरुवार को भी मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 21 से 23 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में 22 और 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए हैं। बुधवार को रोहतांग दर्रा के साथ लाहौर की पहाड़ियों में सुबह ही बर्फबारी शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने सैलानियों व आम लोगों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। बर्फबारी और बारिश जो है 21 से 24 तारीख तक पूरी संभावना है। जो प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं, जिसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, 3 इलाकों में बर्फबारी होगा और 1-2 जगह पे भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इसी तरह से जैसे प्रदेश के मैदानी और मिड हिल्स एरिया, वहाँ पे बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो कुल मिला के 21 से 24 का जो मौसम है वो खराब रहेगा। इसके चलते जो है हमें खासकर ये ध्यान रखना है कि जो भी पब्लिक यूटिलिटी है उनके ऊपर असर पड़ता है, बिजली पानी की समस्या होती है। खासकर जो कम्यूट करते हैं लोग हाईवेज के ऊपर या स्टेट वेज के ऊपर, उनको भी दिक्कतें आएगी। और खासकर जो मेन जो इम्पेक्ट होता है बर्फबारी को, फॉग आ जाता है, केवल विजिबिलिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो इन सर्विसेज के ऊपर भी हमें असर पड़ेगा। कुल मिला के जो है 21 से 24 तारीख तक फिर से प्रदेश में बदलाव होगा, तो हमें ध्यान रखना है और प्रिकॉशन लेना है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।